नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अहमदाबाद में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने यह कहा है कि राहुल जी, मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से चुनाव लड़ने वाला हूं और जीतने भी वाला हूं। अयोध्या का बड़ा एयरपोर्ट बना, उसमें अयोध्या के किसानों की जमीन गई जिसमें किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्यावासी ही नहीं थे। राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया। यह हुआ क्या? और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं यह जवाब आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, राहुल जी, मुझे पता लग गया था, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा। और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गठबंधन अयोध्या से जीतने जा रहा है। मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम? पूरी देश में, मीडिया में, सब जगह राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि राहुल जी, जब मैं अयोध्या में लोगों से बात करता था तो मुझे अयोध्या के लोग सिर्फ 2-3 चीजें कहते थे। पहली बात कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए, और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। पहली बात, जहां भी वो जाता था लोग उनसे कहते थे, हमारी जमीन छीनी गई, सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई। आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसरी बात, राहुल जी, अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। यह कारण थे। मगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को, जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मतलब इनका पूरा जो सेंटर था, वहां पे हमने, आप जैसे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और आप जाके पूछिए वहां पे, समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए और वो आपको बताएगा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बब्बर शेर जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया था, 1 इंच पीछे नहीं हटा। तो देश में 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। केंद्रीय बजट 2024 की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में बजट पेश करेंगी। दरअसल 18वीं लोकसभा का पहला सत्र समाप्त हो चुका है। इसमें नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई थी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया था। अब सबकी निगाहें बजट सत्र पर टिकी हुई हैं। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद सत्र चलेगा।
वहीं दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता को उनका मेडिकल रिपोर्ट रखने की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने उनकी उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जेल अधिकारियों को डॉक्टरों से परामर्श के दौरान सुनीता केजरीवाल को उनकी परिचारिका यानी अटेंडेंट बनाने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत, पत्नी सुनीता को ये विशेषाधिकार मिला। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं, कई लोग घायल भी हुए हैं। हादसे के बाद से ही स्वयंभू भोले बाबा मीडिया के सामने तो आए और उन्होंने बयान भी दिया। बाबा का बयान और फिर इसके बाद सियासी घमासान मच गया। हाथरस में हुई भगदड़ के बाद पहली बार सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का बयान सामने आया है। एक वीडियो बयान में हाथरस भगदड़ की घटना पर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने कहा है कि हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें इस दुख की घड़ी में उभरने की शक्ति दे। सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवकारी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने अपने वकील AP सिंह के माध्यम से समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहें और जीवन भर उनकी मदद करें। इससे पहले हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को यूपी STF ने शुक्रवार की देर रात को गिरफ्तार कर लिया था। मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। मधुकर हादसे के बाद से फरार था। वहीं हाथरस में भगदड़ मामले की जांच कर रही उत्तर प्रदेश की सरकार की SIT ने अब तक 90 बयान दर्ज किए हैं। हाथरस हादसे के बाद राहुल गांधी घायलों से मिलने पहुंचे, उनका हालचाल जाना, लेकिन इस घटना ने एक सवाल और खड़ा कर दिया कि जिस भोले बाबा के गुणगान समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव गाते थे, घायलों से मुलाकात करने के लिए अब तक वो क्यों नहीं पहुंचे। मायावती की खामोशी इस पूरे मामले पर बहुत कुछ कह रही है। SIT के प्रमुख अनुपम कुलश्रेष्ठ ने शुक्रवार को ये जानकारी दी कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आगरा जोन कुलश्रेष्ठ 3 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का नेतृत्व कर रहे हैं, जो 2 जुलाई को यहाँ सत्संग के बाद मची भगदड़ में 122 लोगों की मौत से संबंधित मामले में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि बाबा जिन्हें उपद्रवी बता रहे हैं वो कौन है। जो लोग आज भी बाबा के आश्रम पर उनके लिए रोटी लेकर गेट पर माथा टेक रहे हैं, क्या वो लोग उपद्रवी हैं? वो लाखों लोग जो बाबा के चरणों की धूल लेना चाहते थे, क्या वो उपद्रवी है? वो सेवादार जो बाबा के कार्यक्रम की व्यवस्था देखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, क्या वो उपद्रवी है? ये वो सवाल है जो जनता पूछ रही है कि जिम्मेदार कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं ज्ञानवापी से जुड़े श्रृंगार गौरी समेत 3 मामलों में सुनवाई चल गई। जिला जज संजीव पांडे की अदालत में शनिवार को तीनों मामलों की सुनवाई होनी थी। वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई टली। तीनों मामलों को लेकर अब अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 20 जुलाई नियत की है और किरण सिंह की ओर से दाखिल श्रृंगार गौरी की पूजा पाठ की अनुमति देने संबंधी वाद जिला जज की कोर्ट में स्थानांतरित हुआ है, जिसकी सुनवाई निचली अदालत में ही करने की मांग का आवेदन लंबित है। इस पर आज सुनवाई होनी थी। राकेश सिंह की तरफ से बंद तहखाने की सर्वे कराने की मांग को लेकर दाखिल वाद की सुनवाई होनी थी। ज्ञानवापी से जुड़े 3 मामलों में सुनवाई आज टली। तो बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड की सियासत इस वक्त 120 की स्पीड की रफ्तार से दौड़ रही है। यहां झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की सत्ता संभाली, उधर बीजेपी भी एक्टिव मोड में आ गई है। पहले झारखंड में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मोर्चा संभाला और अब चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन ने जैसे ही फिर से राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली तो केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह ने सियासत को हवा देने के लिए वो रांची पहुंच गए और जमकर हेमंत सोरेन पर सियासी हमला बोला। झारखंड की सियासत इस वक्त 120 की रफ्तार से दौड़ रही है। यहाँ झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की सत्ता संभाली, उधर बीजेपी भी एक्टिव मोड में आ गई।
पहले झारखंड में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने मोर्चा संभाला और अब तो चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन ने जैसे ही फिर से राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली तो केंद्रीय मंत्री झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज ने सियासत को हवा देने के लिए रांची पहुंचे और जमकर हेमंत सोरेन पर सियासी हमले भी बोले। बिजली की हालत यह है कि आती कम है जाती ज्यादा है, बिजली नहीं आती, बिजली के बिल आते हैं और छोटे मोटे नहीं लंबे चौड़े आते हैं। ग्रामीणों ने यह बताया कि 6-6, 7-7 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही, ट्रांसफार्मर बिना लिए दिए बदले नहीं जाते और कोई भी काम हो इस सरकार में बिना पैसा लिए दिए नहीं होता। हर चीज के लगभग रेट फिक्स हो गए हैं, जनता त्रस्त है, परेशान है और चारों तरफ भ्रष्टाचार का राज है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि जनता के मुद्दों को पूरी प्रखरता के साथ उठाएंगे। नौजवान मिले, पेपर लीक की बात करते हैं, कहा लाखों को रोजगार का वादा और कहा एक को रोजगार नहीं मिला। परीक्षाओं का नाटक हुआ तो पेपर लीक हुए, नौजवानों का भविष्य तबाह और बर्बाद कर दिया गया। और इसलिए जहां देखें अराजकता है, अपराध है, भ्रष्टाचार है, पार्टी अपना आरोप पत्र तैयार करने जा रही है और जल्दी उसमें सब बातें विस्तार के साथ आएगी और भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़े हर मुद्दे पर संघर्ष करेगी। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले मामा झारखंड में दलित आदिवासी वोटरों की खेती करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से झारखंड में राजनीतिक माहौल है, ऐसे में बीजेपी के लिए विधानसभा की जमीन तलाश कर सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं है। वैसे भी जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पद की शपथ लेने के बाद कामकाज संभाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड बीजेपी के विधानसभा प्रभारी शिवराज सिंह चौहान रांची में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग और जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। वैसे भी शिवराज सिंह चौहान पार्टी की कमियां भी दूर करने और विस्तार एकजुट लाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति को मजबूत धार देने के लिए बीजेपी ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी और हेमंत बिश्वा शर्मा को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया था। मेरा सौभाग्य है झारखंड की इस पवित्र धरा पर आने का अवसर मिला। यहाँ के गठबंधन की सरकार के कुशासन का अंत करना हमारा संकल्प है। अद्भुत प्रदेश है झारखंड और इसमें जबरदस्त सामर्थ्य है। इसी संकल्प के साथ अपने कार्यकर्ताओं के बीच आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की आत्मा विचार है हमारा, एकात्म मानव दर्शन का, तो कार्यकर्ता हमारे यहाँ हैं। झारखंड में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी इसके लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी ने यूपी के दिग्गज नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी को एक बार फिर से झारखंड का प्रभारी बनाया है। तो क्या झारखंड के सत्ता के महासंग्राम में राजनीति के चार किरदार शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिश्वा शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और बाबूलाल मरांडी जैसे महाधुरंधर क्या हेमंत सोरेन को या फिर इंडिया गठबंधन को भेद पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली के एसपी अभिषेक अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने एसआईटी को 8 हफ्ते में जांच पूरी करने के आदेश दिए थे। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस एनके जौहरी की पीठ ने यह आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि गोमती मिश्रा की याचिका पर यह आदेश जारी किया गया है। दरअसल एमबीए के छात्र अलख मिश्र को चोरी के फर्जी आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित का यह आरोप है कि उसके अधिकारियों को फ्री में टैक्सी नहीं दिया था, जिस कारण उसे फर्जी केस में गिरफ्तार किया गया। वहीं गोरखपुर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश पासवान ने शनिवार सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ से भेंट की। इस दौरान दोनों ने केंद्रीय राज्य मंत्रियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। दोनों राज्य मंत्रियों ने शनिवार को गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का दर्शन कर पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। तो वहीं हाथरस सत्संग में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मिर्जापुर जिले में राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शहर में कैंडल मार्च निकाला। नहर के चौबे चोला रामटेक से संकट मोचन तक कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। मंच के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव ने बाबा को अपराधी बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में जनता को नहीं पड़ना चाहिए। सरकार से बाबा पर एफआईआर दर्ज करने की गिरफ्तारी की मांग की। पहले हुए हादसा आपको बता दें, हाथरस में जो कि सत्संग के दौरान जो भोले बाबा का सत्संग हो रहा था, वहां लाखों की संख्या में महिलाएं और बच्चे गए थे, जहां भी भगदड़ के दौरान 123 लोग जो है कि मरे हुए हैं। बता दें कि हादसे में बच्चे सभी और महिलाएं शामिल है। कुछ लोग अभी तक हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर इलाज करा रहे। हो सकते कि उनकी मौत कब हो कब ना हो। वहीं बता दें मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ पर भी मनोज श्रीवास्तव जो है यहाँ पर उनकी श्रद्धांजलि के लिए जो है कि कैंडल मार्च निकाला हुआ है। किस तरह से यहाँ पर भी लोग शोक वो कर रहे हैं, आपको बता दें कि हमारे सामने अभी मौजूद है। सीधे मुझसे बात करेंगे किस तरह से कैंडल मार्च निकाले और क्या क्या आना चाहेंगे। जी सर, इंडिया वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या कहना चाहेंगे उन मृतक आत्माओं के लिए जो कि हादसे का शिकार हुए हैं। हाथरस में जो हृदय विदारक घटना घटी है, एक अंधभक्ति के कारण लगभग 125 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। उन सभी मृतक आत्माओं को जगत जननी जगदम्बा भगवती माँ विंध्यवासिनी शांति प्रदान करे। उनके परिजनों को यह महान कष्ट सहने की शक्ति दे, हिम्मत दे। इसके लिए हम सब चौबे टोला रामटेक से यह कैंडल मार्च निकाले हैं और संकट मोचन तक हम लोगों का ये निकला है। हम प्रदेश की सरकार से, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से हम सभी यह मांग कर रहे हैं कि एक सामान्य सा कांस्टेबल जो बलात्कार के मामले में जेल के सलाखों के बीच गया था, बाहर आने के बाद एक ऐसा तंत्र विकसित किया अंधभक्ति का, जिसके कारण इस प्रकार की एक अमानवीय घटना घटी है। ऐसे ढोंगी बाबा को अविलंब गिरफ्तार करके सलाखों के बीच डाला जाए, तभी इन मृतक आत्माओं को शांति प्रदान होगी। ऐसी बड़ी घटना जो हो गई, इस पर दोषी किसको मानना चाहेंगे वहाँ पर हाथरस में? निश्चित रूप से जो आयोजक हैं, जो करने वाले और कराने वाले हैं, वो सब के सब दोषी हैं। गोलू जो बाबा जी हैं, भोलेनाथ अपना नाम रखते पाल जी हैं, जो कि अभी तक उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं यौन शोषण के, अभी तक मुकदमे से वो पार नहीं हो पाएंगे, फिर भी जो बाबा का नाम लेकर प्रवचन कर रहे हैं, क्या ये सही है क्या गलत है? ये निश्चित रूप से प्रशासन इस पर कठोरतम कार्रवाई करेगा और जो अब तक उनके पाप हैं, वो पाप उनको सलाखों के बीच ले जाएंगे, हम सबका विश्वास है। भारत सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे हादसे पर? प्रदेश सरकार का मामला है, प्रदेश सरकार इसको बहुत अच्छे ढंग से देख रही है, वो डील कर रही है। भारत सरकार का इसमें बहुत रोल नहीं है। देखिए यहाँ पर भी जो भी कैंडल मार्च निकाले, लोगों का कहना है कि इसमें दोषी जो है जो बाबा है और बाबा के साथ जो आयोजक है, जो व्यवस्थापक है, उन लोग पर दोषी दिया जा रहा है कि इस तरह से घटना अगर इनको पहले ही देख लिया जाता तो ऐसी घटनाएं न होती। जो बच्चे और महिलाएं भी जो इसमें शामिल हो गए, भगदड़ में कितनी जान गंवा दिए हैं, ये जवान एकदम जान बिल्कुल बच जाती। लेकिन ऐसे बाबाओं पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल के सलाखों के पीछे करनी चाहिए। मिर्जापुर से कमलेश, इंडिया वॉइस के लिए।
तो वहीं रायबरेली में बिहार जैसा हादसा होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। दरअसल रायबरेली के प्रशासन लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गोगासो रोड स्थित सई नदी पर बना पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, लेकिन जिम्मेदार अभी भी आंख मूंदे हुए हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जिला प्रशासन और एनएचएआई की लापरवाही राहगीरों पर भारी पड़ सकती है। समस्या पुल जर्जर हालत में है, जीर्ण शीर्ण पोजीशन में है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आए दिन एक न एक घटना हुआ करती है इसमें और बड़ी प्रॉब्लम है इससे। कुछ नहीं, कोई नहीं ध्यान देता है। अरे इसको हो गए 3-4 महीने, आए दिन घटनाएं हुआ करती हैं। अभी एक ट्रक गिरा, एक बाइक गिरी, एक बोलेरो गिरी, आए दिन जो है इसमें घटनाएं हुआ करती हैं। तो वहीं अमेठी के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के लठापुर गांव में एक युवक को थप्पड़ मारना एक सिपाही को भारी पड़ गया। जमीनी विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बात करते करते पुलिसिया रोब दिखाते हुए एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं मैनपुरी के सत्संग हादसे का मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर गिरफ्तार कर लिया गया है और इस गिरफ्तारी के बाद बिछवा आश्रम में हलचल तेज हो गई है। आश्रम पर तैनात पुलिस फोर्स भी अलर्ट हो गया है। भोले बाबा के आश्रम में सेवादार में खलबली मच गई है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। मथुरा से एक खबर आपको बता दें कि हाई टेंशन लाइन के टूटने से खेत में करंट फैल गया और करंट की चपेट में आकर 22 मजदूर घायल हो गए। एक महिला मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है और गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो आपको बता दें कि खेत में धान की रोपाई के दौरान हाई टेंशन का तार टूटा और यह पूरी घटना कोसी कला के गांव नगरिया 7 विशा का मामला है। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।